वेलकम टू दिस पीटी 365 क्लास। आज जो हम हैं अपने इस पीटी 365 में इकोनॉमी के सेक्शन पे एंटर करेंगे। इकोनॉमी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। जैसा कि आपके सामने ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें 2011 से 17 का एक ट्रेंड एनालिसिस है कि लगभग कितने सवाल इकोनॉमी के सेक्शन से यूपीएससी हर साल पूछ रहा है। इसमें एक दो चीजों का ध्यान रखना है। मैंने एक दो चीजों को इसमें ऐड नहीं किया है, जैसे कुछ सवाल यूपीएससी इंडिया ईयर बुक से पूछता है और कुछ सवाल यूपीएससी स्कीम से पूछता है, सोशल सेक्टर स्कीम्स। तो सोशल सेक्टर स्कीम्स को मैंने इसमें इसलिए नहीं रखा है ताकि उसको सोशल इश्यूज के अंदर या गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कीम्स आप पढ़ेंगे, जो दूसरे मटेरियल में या गवर्नेंस वाले टॉपिक में बेहतरीन तरीके से वहां पर इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो वैसे टॉपिक्स को मैंने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये जो सामने आपके एक ट्रेंड एनालिसिस ग्राफ के थ्रू है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये है कि पिछले 8-9 वर्षों में यूपीएससी जो इकोनॉमी के सेक्शन पे फोकस कर रहा है उसका रेंज 12 से 21 सवालों के बीच में कहीं जाके है। यानी कि यूपीएससी मिनिमम 12 सवाल पूछा है पिछले 8-9 वर्षों में, और जो मैक्सिमम सवाल अर्थव्यवस्था के सेक्शन से पूछा गया वो 21 सवाल है 2015 में। पिछले साल 2019 में जो यूपीएससी ने सवाल पूछे थे उनकी भी संख्या लगभग 28-29 थी, अगर हम स्कीम्स को भी उसमें जोड़ लेते हैं तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 20-21 के आसपास ही है। यानी कि यूपीएससी का जो फोकस है वो लगभग 20% का वजन वो पिछले 2-3 वर्षों में जो है वो अर्थव्यवस्था के सेक्शन पे दे रहा है। तो इस संदर्भ में ये जो टॉपिक है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अर्थव्यवस्था पे एक बेहतरीन पकड़ हम स्थापित करें। अगर इस पर हम बेहतरीन पकड़ स्थापित करेंगे तो 20% जो पेपर का वेटेज है उसमें हम प्रभावी ढंग से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम चर्चा करेंगे कि जो यूपीएससी ने लास्ट ईयर 2019 में सवाल पूछे हैं इकोनॉमी के सेक्शन से, अधिकतर सवाल का नेचर जो है वो रिलेटिवली एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन में है आपके। यानी कि देखा जाए तो बहुत ही थोड़े सधे हुए से सिंपल से सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। लास्ट ईयर का करेंगे आगे उसका ट्रेंड एनालिसिस भी, लेकिन उसकी एक प्रकृति नजर आती है। बस उसके अंदर जो चुनौती है वो ये है कि अधिकतर जो सवाल पूछे गए थे वो करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक थे। यानी कि अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी का मेन फोकस यूपीएससी का ये था कि वो करंट के सवालों पे फोकस कर रहा है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम करंट के इकोनॉमी के पिछले 1-1.5 सालों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको हमको पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको ताकि एक समझदारी बने कि इकोनॉमी के किन किन सेक्शंस पे हमको फोकस करना है। तो जो कुछ चीजें हमको नजर आ रही हैं वो ये है कि एक जो 7-8 सालों का ट्रेंड है वो ये है कि यूपीएससी हर साल जो है बैंकिंग के सेक्टर पे फोकस करता है, बैंकिंग और फाइनेंस। या हम कह सकते हैं कि जो है यूपीएससी का एक मेजर जो फोकस है वो कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति से जुड़ा हुआ है। यानी कि आरबीआई क्या महत्वपूर्ण स्टेप्स ले रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है, उसको लेके यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रहा है। जैसे मौद्रिक नीति में सीआरआर क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, बेसल के नॉर्म्स क्या है, उससे जुड़ा हुआ जो करंट में डेवलपमेंट है उससे जुड़े हुए कुछ पक्षों पे यूपीएससी ने पिछले कुछ वर्षों में सवाल पूछा है बैंकिंग से रिलेटेड। ऐसे ही फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर यूपीएससी ने सवाल दिया, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उसके ऊपर। हाल ही के वर्षों में बैंक के ऊपर जो एक चुनौती बनी है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से जुड़ा हुआ है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए एक महत्वपूर्ण चुनौती है भारतीय अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूपीएससी ने एनपीए के ऊपर मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछा है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल पूछा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए बैंकिंग सेक्टर एक महत्वपूर्ण चीज है या महत्वपूर्ण एरिया है जिसपे हमको फोकस करना है। अब ऐसा ये नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर में हर चीजों को हमको पढ़ना है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स जो आरबीआई के द्वारा समय समय पे किए गए, उन चीजों को अगर हम बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें तो ये टॉपिक या ये वाला बैंकिंग या मौद्रिक नीति वाला टॉपिक हमारे रेंज में रहेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रहा है, वो है बैंकिंग के अलावा आपका मतलब मौद्रिक नीति के अलावा फिस्कल पॉलिसी, या सरकार के द्वारा क्या नीतियां बनाई जा रही हैं इस फाइनेंशियल सेक्टर को लेके। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण जो चीज है जो साल दर साल सरकार हर साल
साल के शुरुआत में जो पेश करती है उसको कहते हैं बजट। तो यूपीएससी बजट से रिलेटेड कुछ आयामों पे हर साल एक दो सवाल पूछता है। तो बजट में जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात हुई है, उन सब चीजों को देखेंगे, उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। सरकार लगातार जो है वो राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी को बेहतरीन करने का प्रयास करती है साल दर साल। जैसे अगर देखा जाए तो जीएसटी का रिफॉर्म्स, तो जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि टैक्स के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म सरकार ने किया है। यूपीएससी ने लगातार जीएसटी का सवाल पूछा है। वैसे ही अगर हम कहें फाइनेंस कमीशन, तो जब भी कोई नया फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती है तो देखा गया है कि यूपीएससी उस साल वो सवाल पूछता है। जैसे अभी तक 14 फाइनेंस कमीशन जो है बने हैं और अभी 15वें वित्त आयोग के द्वारा कुछ अनुशंसाएं की गई हैं। तो यहाँ पर जब भी 14th फाइनेंस कमीशन यानी कि 2015 में जब 14th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2014 में 2015 से लागू हुआ था, तो 2014 में एफआरबीएम या फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड भी सवाल यूपीएससी ने पूछे थे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि फाइनेंस कमीशन, जीएसटी या टैक्स में क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कुछ नए नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड। जैसे सपोज अभी भारत अपने राजकोषीय नीति को तय कर रहा है, तो हमारे सामने एक जो मेजर चुनौती अर्थव्यवस्था के सामने आई है वो है कोरोना या कोविड-19 का क्राइसिस। इसमें पूरी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं ठप हो गई है। तो यहाँ पर सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ राहत पैकेज के साथ है, कुछ फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति में कुछ ऐसे निर्णय ले जिससे अर्थव्यवस्था में दोबारा जान फूका जा सके। तो इसका मतलब है कि अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होंगे इस अप्रैल के महीने में रिलेटेड विद कोविड-19, वो कहीं ना कहीं हमारे उस राजकोषीय नीति का हिस्सा होंगे ताकि हम अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे दोबारा ला सकें। तो वैसी संभावनाएं आने वाले समय में बनेंगी, उसकी चर्चा करेंगे। इसका मतलब है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, ये जो महत्वपूर्ण दो सेक्टर्स हैं जिससे यूपीएससी लगभग साल दर साल सवाल पूछता है। तीसरा एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो बनता है, जिसको हम लोगों को फोकस करना है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन से रिलेटेड टॉपिक। तो भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हमको थोड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझना पड़ेगा कि भारत दुनिया में किस तरीके से आयात कर रहा है, कैसे निर्यात कर रहा है, और उस आयात निर्यात के बीच में बैलेंस क्या है। उससे रिलेटेड क्या हमने कुछ पॉलिसी बनाई है, कुछ निर्णय लिए हैं, पिछले एक साल में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आज के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के लिए क्या होगा, भारत के लिए निर्यात एक चुनौती होगी क्योंकि अर्थव्यवस्था का लॉकडाउन है, जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम है। ऐसे में भारत का आयात बिल हो सकता है बढ़े। अगर आयात बिल बढ़ेगा तो भुगतान संतुलन भारत के फेवर में नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं करेंसी की क्राइसिस हो सकती है, एक्सचेंज का प्रॉब्लम हो सकता है, फॉरेक्स एक्सचेंज का जो है या फॉरेक्स रिजर्व जिसको कहते हैं उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। वैसे कुछ टॉपिक्स यूपीएससी पूछता है, जैसे लास्ट ईयर करेंसी स्वैप के बारे में या करेंसी एक्सचेंज के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि डॉलर और भारत का जो रुपया है उसके बीच में जो एक्सचेंज है उससे जो बेसिक सवाल है और करंट में जो डेवलपमेंट है उससे जोड़ के यूपीएससी ने सवाल पूछा। यानी कि आयात निर्यात से जुड़े हुए कुछ आयामों पर यूपीएससी सवाल पूछता रहता है। अब इसी संदर्भ में आईएमएफ आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं हम पैसा ले रहे होते हैं, करेंसी स्वैप भी कर रहे होते हैं। तो वैसे टॉपिक्स भी न्यूज में आएंगे। जैसे आज के संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आईएमएफ और जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बेहतर तरीके से सामंजस्य के साथ काम करें ताकि ये जो अर्थव्यवस्था के सामने भी चुनौती है उसको हम बेहतर तरीके से साध सकें। तो एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाली क्लासेस में हम चर्चा करेंगे वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज। चौथा एक और टॉपिक है या एक सेक्टर कह सकते हैं जिससे हर साल यूपीएससी सवाल पूछता है, वो है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आप इस दो चीजों को तैयार करके जाएंगे तो डेफिनेटली एक आध सवाल तो इससे बनते ही बनते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों? क्योंकि 44% देश की जो पॉपुलेशन है या हमारा जो लेबर फोर्स है वो कहीं ना कहीं कृषि या उससे जुड़े हुए कार्यों में संलग्न है। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार साल दर साल लगातार इस सेक्टर के विकास को लेके स्कीम्स बनाती है, पॉलिसीज लेती है। तो काफी सारे डेवलपमेंट्स एग्रीकल्चर के सेक्टर में साल दर साल होते हैं। तो यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, पेट एरिया है, जहां से वो पूछता है, तो हमको तैयार करना है उसके बारे में। अब मैंने कहा था कृषि और उससे जुड़े हुए कार्य, तो कृषि और उससे जुड़े हुए कार्य में फॉरेस्ट्री भी आएगा,
है ना, वन उपज से रिलेटेड मामला भी। तो अगर हम इसको ऐसे भी जोड़ के देखें कि यूपीएससी का एग्जाम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर से जुड़ा हुआ सवाल पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी कंडक्ट हो रहा है। तो अगर हम ऐसे भी तैयार करें तो हमको एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स को तैयार करके जाना चाहिए। और साल दर साल का ट्रेंड यही बताता है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर से यूपीएससी सवाल पूछ रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ जो एक और सेक्टर है वो है आपका एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी यूपीएससी सवाल पूछता रहता है, मतलब कभी नहीं भी पूछा है, लेकिन जनरली इस सेक्टर से भी सवाल पूछे जाते हैं। एक अन्य जो टॉपिक है, जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो अर्थव्यवस्था को गति देता है, उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में कुछ लॉज बनते हैं, कुछ स्कीम्स बनते हैं, माइनिंग से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इन सब टॉपिक्स पे लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं। उसको हम आने वाले देखेंगे, उसको समझेंगे और उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर करेंगे तो उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे, मतलब उसमें काफी विस्तार से देखेंगे कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर महत्वपूर्ण है। बस अब ये मान के चलिए कि एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिस पे हमको चर्चा करना है। इसके अलावा सामाजिक न्याय भी अर्थ इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए या पिलर होना चाहिए। जब तक आप इकोनॉमिक या जो वीकर सेक्शन है उसको, उसके लिए आप एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच के साथ, या उनको आप इस अर्थव्यवस्था का पार्ट नहीं बना पाएंगे, तो कहीं ना कहीं न्याय के सिद्धांत पे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो अर्थव्यवस्था है वो न्याय पे भी खरी उतरनी चाहिए या न्याय संगत भी होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में पॉवर्टी, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये कुछ टॉपिक बनते हैं जिन पे यूपीएससी साल दर साल सवाल बनाता है। ये पॉवर्टी, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स वाले जो टॉपिक है, ये आप लोग सोशल इश्यूज या सोसाइटी वाले टॉपिक में करेंगे, लेकिन करना है आपको, महत्वपूर्ण एरिया है जहां से यूपीएससी सवाल बनाता है। तो ये कुछ ओवरऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जहां से यूपीएससी जनरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सवाल बना रहा है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर टॉपिक में आते हैं। नहीं सर, सवाल नहीं है, टॉपिक में आते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है, अगर हम पीटी 365 की बात करें तो पहला टॉपिक है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का मतलब है कि सरकार हर साल जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या क्या नीतियां बना रही हैं, फंड का एलोकेशन किस तरीके से क्या कर रही है, और फंड या पैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है राज्यों को, केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों को, उसके लिए सरकार को पूंजी की जरूरत होगी। और पूंजी का एक महत्वपूर्ण सोर्स सरकार के लिए टैक्सेस है। और टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो राजकोषीय नीति के अंदर सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्या फंड कर रही है, सरकार खर्चे को बढ़ा रही है साल दर साल या खर्चे को कम कर रही है। अगर खर्चे को बढ़ा रही होगी तो इसको एक्सपेंशनरी, विस्तार देना कहेंगे, कि राजकोषीय नीति को विस्तार दे रही है। और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब हो गया कि सरकार साल दर साल खर्चे में कमी लाने का प्रयास कर रही है। आने वाली क्लासेस में देखेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन ये दो राजकोषीय नीति के, मतलब राजकोषीय नीति में दो ये महत्वपूर्ण आयाम है, या तो सरकार साल दर साल खर्चे को बढ़ाने का प्रयास करेगी या कहीं ना कहीं खर्चे को कम करने का प्रयास करेगी। जैसे सपोज, इसको एक छोटे से एग्जांपल से जोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं। 2008 में पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। अब इस फाइनेंशियल या वैश्विक मंदी की तरफ जब पूरी दुनिया गई, तो मंदी जब होता है तो मंदी का मतलब, सिंपल मतलब हो गया कि डिमांड का नहीं होना या डिमांड का ना बढ़ना या डिमांड का धीमी गति से बढ़ना। अगर डिमांड धीमी गति से बढ़ेगा तो जो निवेशक होंगे उनको लगेगा कि ये सही समय नहीं है हमारा निवेश करने के लिए, क्योंकि निवेश जो करेंगे उससे आने वाले समय में डिमांड नहीं जनरेट होगा, यानी कि हमको उससे बेहतर मुनाफा नहीं मिलेगा। तो वैसे में प्राइवेट सेक्टर जब डिमांड जनरेट नहीं होता है या अर्थव्यवस्था में गति नहीं होती है, तो प्राइवेट सेक्टर निवेश करने से बचता है। और अगर निवेश नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेंगी, इकोनॉमिक कैपेसिटी एक देश का एक्सपेंड नहीं होगा, और कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था स्लो डाउन की तरफ बढ़ेगी। तो जब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब पूरी दुनिया या किसी देश में अपेक्षाकृत डिमांड कम हो या ग्रोथ रेट कम हो, तो वैसे समय में सरकार को आगे आके निवेश करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में जो हमारी क्षमता है या कैपेसिटी है उसका एक्सपेंशन हो,
नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो और उस पूरी प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो इसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं। आज का जो संदर्भ है या आज जो हम जिस टाइम पे हैं लॉकडाउन के पीरियड में, ये देश के लिए एक बड़ी चुनौती है जहां पर प्राइवेट सेक्टर आने वाले समय में निवेश करने के लिए एग्री नहीं करेगा क्योंकि डिमांड जनरेट नहीं होगी। ऐसे में सरकार को जो नीति बनानी चाहिए या राजकोषीय नीति बनानी चाहिए वो एक्सपेंशनरी नीति, जहां पर वो खर्चे को ज्यादा बढ़ाए। और अभी 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज घोषित किया गया है कोरोना क्राइसिस से निपटने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस एक्सपेंशनरी राजकोषीय नीति को बताता है या संदर्भित करता है। तो लगातार इस चीज पे नजर रखिएगा। 1-2 महीने में लगातार इस राजकोषीय नीति के अंदर सरकार अपने स्पेंडिंग या खर्चे को बढ़ाएगी ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिले। अब इसमें जो पीटी 365 की क्लास है, जिसमें हमको राजकोषीय नीति में अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसमें जो हमको कवर करना है ये 6-7 टॉपिक्स हैं। इसमें पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। दूसरा टॉपिक है 15वां वित्त आयोग, उसको देखेंगे, चर्चा करेंगे। तीसरा है इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम या सांख्यिकी प्रणाली से जुड़ा हुआ एक है। दूसरा अगला जो आयाम है इसमें वो है टैक्सेस। तो टैक्सेस में 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसको देखेंगे। और एक और जो है टॉपिक वो है निवेश या विनिवेश, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पे क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, उससे जुड़े हुए टॉपिक्स को देखेंगे। तो ये 6-7 करंट इश्यूज हैं राजकोषीय नीति से रिलेटेड, जिसको हमको समझना है। इसमें जो पहला वाला आपका टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। इस टॉपिक को हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको अगर हम 3-4 क्लासेस कर लें, एग्रीकल्चर सेक्टर तक पहुंच जाए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं इस टॉपिक को 3-4 क्लासेस के बाद करूंगा ताकि कुछ एक्सप्लेनेशन हम 3-4 क्लासेस में जो कर लेंगे उससे इसको समझने में और बेहतर मदद मिलेगा। तो मैं जो शुरुआत करूंगा आपके साथ वो है 15वें वित्त आयोग से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो 15वां वित्त आयोग, ये जो टॉपिक है आपके सामने, इसमें पहले समझ लेते हैं कि सवाल की संभावना क्या है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे जो सवाल बन सकता है वो ये है कि ये जो 15वां वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो डेफिनेटली हमारे संविधान में इसके लिए कोई आर्टिकल मेंशन होगा, उसके लिए उनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई होंगी कि क्या गठन किया गया है, तो गठन का पर्पस क्या है, मतलब उनको कुछ कार्य दिए गए होंगे। तो एक सवाल यहां से बनता है 15 फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग से रिलेटेड, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट होगा। दूसरा, करंट में जो भी मेंबर्स हैं, है ना, उससे जुड़ा हुआ, चूंकि करंट वाला चल रहा है, यानी कि 15वां वित्त आयोग बना है, तो लगातार करंट अफेयर्स में कवर किया गया है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन भी बना था और ये 15 फाइनेंस कमीशन है। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का पीरियड क्या था, बस इतना आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद इसका कौन सा पीरियड है उसको देखना है और उसके कुछ रिकमेंडेशंस को देखना है। तो जो दूसरा सवाल बन सकता है इसमें वो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो 15 फाइनेंस कमीशन बना है इसने क्या कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, अगर कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं तो वो क्या है। तो यूपीएससी आपके सामने एक स्टेटमेंट देगा, 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उसमें से 1-2 स्टेटमेंट पॉलिटी के भी हो सकते हैं और नीचे के 2 स्टेटमेंट अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस 15वें वित्त आयोग को तैयार करना है। ये जो आपके सामने स्लाइड है उसमें अगर आप देखें तो इस स्लाइड में कुछ चेहरे बने हैं, ये मेंबर्स हैं। इसमें एनके सिंह जो है वो इसके चेयरमैन है, बाकी इसके 4 और मेंबर्स हैं और इसके एक सेक्रेटरी। आपको नाम याद नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 5 मेंबर बॉडी होती है इंक्लूडिंग चेयरमैन, और इन सब चीजों को देखने के लिए एक सेक्रेटरी होते हैं। पहला वित्त आयोग का बना था 1951 में, बस ध्यान क्या रखना है, केसी नियोगी इसके पहले चेयरमैन थे। अभी जो वित्त आयोग बना है ये 15वां वित्त आयोग है, और हमको ये ध्यान रखना है कि वित्त आयोग जब बनता है तो वित्त आयोग जो ये आप सामने देख रहे हैं, ये वित्त आयोग का पर्पस ये होता है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था किस रास्ते पे जाए, हम किधर आगे बढ़े, यानी कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन आने वाले समय में क्या हो, इसको लेके एक खाका या ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है या एक दिशा बनाई जाती है कि हम किस दिशा में अगले 5-6 सालों पे बढ़े। तो इसका मतलब ये है कि ये भविष्य को लेके कुछ रिकमेंडेशंस देता है कि हमको अगले 5 सालों में क्या करना चाहिए। जैसे अभी हम 2020 में हैं, तो 2020 में ये बना है, तो 2021 से लेके अगले 5 सालों तक यानी कि 2026 तक हमको क्या करना चाहिए उसको लेके ये कुछ रिकमेंडेशंस देगा। क्लियर है यहां तक? अब इसमें जो है
वो हमको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपके सामने कुछ स्लाइड्स हैं। ये आर्टिकल 280 है, 280 है, जिसमें वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। आपको ध्यान क्या रखना है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका गठन कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसका गठन राष्ट्रपति करता है। हर 5 साल में एक वित्त आयोग बनाया जाता है जो अगले 5 साल के लिए सजेशंस देता है। ठीक है। पहला वित्त आयोग 52 से 57 के बीच में केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे। 14 फाइनेंस कमीशन का पीरियड 2015 से 20 तक का है। 31 मार्च तक वो पीरियड कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब जो है वित्त आयोग वो है 15वां वित्त आयोग, एनके सिंह कमेटी का वित्त आयोग, जिस पीरियड में अभी हम हैं। इसमें एक जो और है, आपको ध्यान रखना है, एक सदस्य होते, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, जैसे ये है, राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं। इसमें एक और जो पॉइंट आपको देखना है वो ये है कि इसमें जो है वो ये ध्यान रखना है कि जैसे आप इसमें ये ध्यान रखिए कि ये एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय का मतलब है कि इसके रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, यानी कि सरकार को केवल ये सुझाव देती है। इन सुझावों को मानना सरकार के ऊपर है, वो मान भी सकती है या उनको नहीं भी मान सकती। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसमें जो पर्पज है वो आप ध्यान रखिएगा। ये भी एक सवाल बनता है कि 280 आर्टिकल बनाया गया है तो उसका पर्पज है वित्त आयोग बनाना। कार्य क्या दिए गए हैं? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्सेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको लेके आर्टिकल 280 चर्चा करता है। कर वितरण का लेखा जोखा जो है वो राष्ट्रपति को समय समय पे सौंपता रहता है कि इस तरीके का हमारा टैक्स है, इसका वितरण इस तरीके से। तो उसको संचित निधि से राज्यों को अनुदान देने के लिए सलाह देता है कि जो हमारा फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे जो संचित निधि है उससे हम राज्यों को क्या ग्रांट देना चाहिए, कितना पैसा हमको देना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है वो एक सजेशन वित्त आयोग जो है वो सरकार को देता है। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये है। और बाकी आपके सामने ये उसी का एक समरी यहाँ पर है। 2017 में ये 15वां वित्त आयोग बना था और इसने अभी हाल ही में रिकमेंडेशन दिया है। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो 15वां वित्त आयोग है वो पहले के वित्त आयोगों से थोड़ा डिफरेंट है। पहले के जो वित्त आयोग हैं, यानी कि 1 से लेकर 14 तक जो वित्त आयोग हैं, उन्होंने अभी तक जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं वो 5 साल के दिए हैं। ये 15वां वित्त आयोग जो है इसको 2 स्टेज पे रिकमेंडेशन देने हैं। पहला स्टेज है 1 साल के लिए, मतलब 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का पीरियड, मतलब 1 साल के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। और 5 साल का पीरियड जो शुरू होगा, जिसके लिए वित्त आयोग ने अभी सुझाव नहीं दिए हैं, अनुशंसाएं नहीं दी हैं, लेकिन इसको अपनी अनुशंसा अक्टूबर तक सबमिट करनी है। इसका पीरियड शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक के लिए। इसका मतलब है इस बार वित्त आयोग को 2 रिपोर्ट सबमिट करनी है। पहला 1 साल के लिए 2020-21 पीरियड के लिए, और दूसरा 5 साल के लिए 2021 से 26 के लिए। अगर यूपीएससी यही स्टेटमेंट दे कि इस 15वें वित्त आयोग ने केवल एक पंचवर्षीय रिपोर्ट सबमिट की है या सबमिट उसको करना है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। इनको 2 रिपोर्ट पब्लिश करनी है, एक 2020-21 के लिए और एक 2021 से 26 के लिए। इतना आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब हम थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं कि 2020-21 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, इनके कुछ रिकमेंडेशंस हैं। तो उस रिकमेंडेशंस को देखते हैं। पहला जो इनका महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है वो ये है कि ये जो 15वां वित्त आयोग है, इससे पहले का जो वित्त आयोग था, 14वां वित्त आयोग, उसने एक महत्वपूर्ण जो है डेवलपमेंट किया था, या महत्वपूर्ण एक पोजीशन लिया था, या सुझाव दिया था। वो सुझाव ये था कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों का जो टैक्स के अंदर शेयर है, उस शेयर को बढ़ाना चाहिए, उस शेयर को इंक्रीज करना चाहिए। तो उसको इंक्रीज किया गया और 14th वित्त आयोग ने उसको 42% तक शेयर, यानी कि केंद्र सरकार 42% तक जो भी उसका इनकम है उसको शेयर करेगा राज्यों के साथ। 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि जो 42% केंद्र राज्यों के साथ शेयर कर रहा है अपने रिसोर्सेस का,
उसमें उसको 1% की कमी लानी है, 1% कम करना है। यानी कि 42% की जगह अब केंद्र जो है राज्य सरकारों को 41% शेयर देगा, और 1% शेयर वो जो नहीं दे रहा है, या एनके सिंह ने जो सजेस्ट किया है, उस 1% का केंद्र सरकार इस्तेमाल करेगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए। क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अब 15th वित्त आयोग ने 42% का डिवॉल्यूशन नहीं किया है, 41% की बात करें, मतलब कमी आई है। तो अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को ज्यादा फंड देने की अनुशंसा की है, तो स्टेटमेंट गलत हो। 1% की कमी लाई है। अब ये 1% 2% इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि कमी लाई है। दूसरा एक स्टेटमेंट इसमें बन सकता है कि वित्त आयोग ने राज्यों को, जो केंद्र के द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जा रहा है, उसमें कटौती करके उतने प्रपोर्शन में वो अनुदान जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को आवंटित किया है। अगर ये स्टेटमेंट यूपीएससी देगा तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा। अब अगर आप जब ये पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो इस पहले पॉइंट में यही बात कही गई है, इसको आप देखिएगा, ये इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो अनुशंसा है जो कि 15th वित्त फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग ने किया है, उसमें उन्होंने जनसंख्या को भी एक मापदंड बनाया है। जनसंख्या को भी मापदंड बनाने का मतलब है कि जब भी कोई वित्त आयोग है उसको फंड को डिवॉल्यूशन करना है राज्य सरकारों की तरफ, तो कुछ कुछ क्राइटेरिया का इस्तेमाल करता है। जैसे राज्य का एरिया क्या है, कितना बड़ा वो राज्य है, उसका डेमोग्राफी क्या है, पॉपुलेशन क्या है ना, जनसंख्या का साइज क्या है। अब यहाँ पर यूपीएस 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या के साइज के साथ साथ जनसांख्यिकी प्रदर्शन को भी रखा है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन मतलब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। जनसांख्यिकी का मतलब है कि पॉपुलेशन जो है, जैसे मान लीजिए ऐसा कि दुनिया में कुछ देश हैं, उनका जनसंख्या का जो साइज है वो बढ़ता है। कुछ ऐसे देश हैं जहां साल दर साल जनसंख्या कम होती जा रही है, जैसे जर्मनी है, रशिया है। इन देशों में साल दर साल पॉपुलेशन का साइज डिक्लाइन कर रहा है। इसका मतलब है कि इन जगहों पे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और मृत्यु दर अपेक्षाकृत ज्यादा है। कहीं कहीं पर पॉपुलेशन का साइज बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसका मतलब है वहां पर बर्थ रेट ज्यादा होगा। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो रिप्लेसमेंट रेट को पहुंच चुके हैं। रिप्लेसमेंट रेट का सिंपल मतलब होता है कि 2.1%, अगर कोई एक फैमिली है, वो अगर 2 से ज्यादा बच्चे जो है वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर रही है, इसका मतलब है आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, स्टेबलाइज रहेगी। लेकिन अगर ये 2.1% से ज्यादा रहती है तो इसका मतलब है कि उस राज्य का पॉपुलेशन आने वाले समय में बढ़ेगा। इसका मतलब है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो उन राज्यों का ज्यादा है। अब वित्त आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? वित्त आयोग ने इसको आधार इसलिए बनाया क्योंकि जिन राज्यों में अपेक्षाकृत जो है फर्टिलिटी रेट कम है या जन्म दर कम है, यानी कि वो राज्य एजिंग ऑफ पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि वहां पर ओल्ड एज पर्संस बढ़ते नजर आएंगे आने वाले समय में। जैसे कि हमारे देश में सदर्न स्टेट कहीं ना कहीं उस स्टेज की तरफ है जहां पर पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है और ओल्ड एज पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे कि केरला 12% जनसंख्या वहां की लगभग 60+ की है। तो ऐसे में एजिंग ऑफ पॉपुलेशन की तरफ वो बढ़ रहा है। तो एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, या जब हम इस जनसंख्या के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रदर्शन को अध्ययन करते हैं तो हमको समझ में आता है कि अगर फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगी, बच्चे ज्यादा होंगे, उस समाज में ज्यादा हो रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि हॉस्पिटल्स में पेडियाट्रिक्स, बच्चों के केयर के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। स्कूलों की संख्या को लगातार बढ़ाए जाने की जरूरत है। अगर एजिंग ऑफ पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पेंशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और स्वास्थ्य सुविधाओं से, जिसमें आप ओल्ड एज पर्सन को के केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसी चीजों को आपको बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग ने जनसांख्यिकी प्रदर्शन के मापदंड को भी आधार बनाया है, उसको भी अपने साथ रखा है। एक और जो मापदंड जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो है टैक्स परफॉर्मेंस, या कराधान का प्रयास क्या किया जा रहा है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार के इनकम को इनहेंस करता है, राज्य सरकार बढ़ाने में मदद करता है, जैसे कि जीएसटी है, कुछ राज्य बेहतरीन तरीके से जीएसटी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ राज्य बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो जो राज्य इस जीएसटी का बेहतर तरीके से कंप्लायंस पे काम कर रहे हैं,
या उसको सरकार की आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके शेयर को भी बढ़ाएं, उसको इनहेंस करें। तो एक तरीके का ये एक ऐसा संघवाद है जिसमें हम कंपटीशन को बढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव संघवाद। तो यहाँ पर दो आयामों को 15वें वित्त आयोग ने जो है वो इंक्लूड किया है, जो पिछली बार के 14 फाइनेंस कमीशन का पार्ट नहीं था। एक है जनसांख्यिकी प्रदर्शन, तो ये ध्यान रखिएगा, एक ये है, और दूसरा कराधान को लेके क्या एफर्ट राज्यों के द्वारा किया जा रहा है। एक और जो सुझाव 15वें वित्त आयोग ने दिया है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, जो अलग अलग नाम से चल रहे हैं, लेकिन जिनका पर्पस एक है। तो क्यों ना हम उसको युक्त करें, या हम क्यों ना उसको रैशनलाइज करें। तो यहाँ पर एक सुझाव जो है वो 15वें वित्त आयोग के द्वारा सरकार को दिया गया है कि केंद्र के द्वारा जो भी प्रायोजित योजनाएं हैं उसको हम रैशनलाइज करें, और केंद्र और राज्य सरकार एक ही काम के लिए जो अलग अलग योजनाएं बना रही हैं उन सब के फंड को सिंक्रोनाइज करें, सिंक करें, मिलाएं, ताकि प्रभावी तरीके से हम उसमें बदलाव ला सकें। तो ये 3 महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। इन तीनों सुझावों के अलावा कुछ और भी सुझाव हैं जिसको हमको देखना है, समझना है। 15वें वित्त आयोग के ये 3 सुझावों के अलावा जो कुछ अन्य सुझाव हैं उसमें ये है कि हम अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को इंश्योर करें। अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को, है ना, अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म का सिंपल मतलब है कि हम जिम्मेदारी को तय करें, या इसको आप गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं स्मार्ट गवर्नेंस। जो एआरसी का रिकमेंडेशन है कि सरकार स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ बढ़े, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। जो भी कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो लास्ट माइल तक या लास्ट पर्सन तक उसकी पहुंच हो, उससे जुड़े हुए जो भी इंफॉर्मेशन चाहता हो वो उसको मिले, वो कहीं ना कहीं न्याय के सिद्धांत पे खरा उतरेगा, वो पर्टिकुलर स्कीम, पॉलिसीज। तो इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग का जो अनुशंसा है वो इस बात को कह रहा है कि सभी स्तरों पर पालन करने का, जो भी स्कीम्स हैं उसको बेहतरीन तरीके से, प्रभावी तरीके से अगर पालन करना है तो हमको उसके अकाउंटिंग पे, लेखांकन पे फोकस करना पड़ेगा, बजटिंग पे फोकस करना पड़ेगा, और लेखा परीक्षा मानक निर्धारित करने पड़ेंगे। यानी कि कैसे वो फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करें कि इसके मूल में, अगर इसको सारगर्भित तरीके से समझे, तो कहीं ना कहीं जो 15वां वित्त आयोग है उसका पर्पस ये है कि केवल बजट के आवंटन से काम नहीं चलेगा, उस बजट का जो आवंटन हुआ है उससे आउटकम क्या आएगा, वो आउटकम क्या हो सकता है, उसका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए हमको उस पार्टिकुलर स्कीम को इन प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ेगा। अगर हम इन पार्टिकुलर प्रक्रियाओं से उसको गुजार पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम आउटकम को बेहतरीन तरीके से फोकस कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये वाला जो सुझाव है, ये जो आपके सामने कुछ है बजटिंग, लेखांकन से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं उस स्कीम या सरकार के द्वारा जो भी जो है नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे जमीनी स्तर पर काम करने के लिए, उसके आउटकम को बेहतरीन तरीके से साधा जा सकता है। ये कुछ आयाम है जो वित्त आयोग इसके माध्यम से, इस पॉइंट के माध्यम से इसको साधना चाहता है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, जो कहीं ना कहीं गांधी जी के आइडिया को या लास्ट माइल या ग्राम स्वराज को सशक्त करने की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है, वो ये है कि 14वां वित्त आयोग की जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो कह रहा है कि स्थानीय निकायों के लिए भी हस्तांतरण में वृद्धि हो। यानी वो कह रहा है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नेंस है, यानी कि पंचायती राज और म्युनिसिपल बॉडीज, इनको फंड दिया जाए, इनको ज्यादा डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स किया जाए, ताकि ये विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़े। मतलब वो उनको समझ में आए कि हमको किस पे खर्च करना है, हमको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, हमको पानी पे खर्च करना है, हमको रोड से रिलेटेड काम करना है, हमको कोई भी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोकल लेवल पे बनाया जाता है, तालाब खुदवाना है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कुछ व्यवस्थाएं करनी है, वो जो है स्थानीय निकाय उसके ऊपर काम करें, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा मालूम है कि क्या महत्वपूर्ण चीजों की हमको जरूरत है, वो उस चीज को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझना है, इसको देखना है तो ऐसे समझिए कि थोड़ा सा इसको विस्तार देते हैं ताकि आप इसको समझ पाए कि 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो चर्चा कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर कोई एक म्युनिसिपल बॉडी है और उसकी जनसंख्या का साइज 1 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है,
तो उसको ज्यादा डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स दिया जाना चाहिए, क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या को मैनेज करने के लिए लोकल अथॉरिटीज को भी आपको एम्पावर करना पड़ेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय निकाय हैं, जो भी लोकल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर उनका परफॉर्मेंस बेहतर है, तो 14वें वित्त आयोग ने कहा था कि अगर कोई भी स्कीम है उसको अगर जमीनी स्तर पर बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो हम उसके लिए कुछ ज्यादा फंड का व्यवस्था करेंगे, 10% ज्यादा फंड देंगे अगर आउटकम बेहतरीन है। यहां पर वित्त आयोग कह रहा है कि आउटकम वाले जो फंड हैं उनको 10% तक नहीं 50% तक इंक्रीज करिए, ताकि आउटकम पे फोकस आए। क्लियर है? यानी कि जो ये वाला पॉइंट है आपका बजटिंग, लेखांकन, इन सब का पॉइंट्स, उसी पॉइंट्स को अगर यहां से जोड़ के देखें तो वो उसी बात को फिर से बताता है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी को इकोनॉमिकली वायबल बनाना चाहता है, उसको मजबूत बनाना चाहता है। तो ये कुछ इसकी 4-5 इंपॉर्टेंट अनुशंसाएं हैं जो आप ध्यान रखिएगा। यूपीएससी यही स्टेटमेंट देगा, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और उसमें से हाल ही में जो भी इनके सजेशंस हैं वो 4-5 ही सजेशंस हैं, उसको आपको देगा। उसके बारे में या तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा कि कहेगा कि ऐसा नहीं है, उसको कुछ घुमा फिरा के आपको कहेगा। तो ऐसे 4-5 स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखना है। अगर इतना ध्यान रखेंगे तो करंट से रिलेटेड, जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड सवाल आएगा वो कर पाएंगे। बेसिक के लिए आर्टिकल 280 जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसके साथ जोड़ के देख लेना है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका पहला टॉपिक था। अब इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। को लेकर के ये 15th फाइनेंस कमीशन का विरोध किया जा रहा है, इस तीनों संस्थाओं का। एक बार और पूछेगा। कुछ मुद्दों को लेकर के ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है सर, इसका संस्थाओं का विरोध किया जा रहा है, तो उन मुद्दों को जरा से एक बार हाईलाइट कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, हम उस पे हम विरोध वाले मुद्दे पे इसलिए नहीं गए थे क्योंकि लगा कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको, देखते हैं कि क्या है। ये विवादों में भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाद का कारण ये है कि पहला जो विवाद, मतलब जो ये मेन विवाद आ रहा है, विवाद जो है वो सदर्न स्टेट या दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां से इसका विवाद मेजर आ रहा है। उसका कारण ये है कि जब आप जनसंख्या की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जनसंख्या को लेकर बात किया गया है, और जनसंख्या में अगर टीएफआर फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगी तो बच्चे अगर ज्यादा हो रहे होंगे उस पार्टिकुलर स्टेट के अंदर तो ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको हिंट भी दिया था कि सदर्न स्टेट जो है वो एक स्टेबल पॉपुलेशन की तरफ बढ़ चुका है, जहां पर टीएफआर, जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो ऑलरेडी 2.1 से नीचे आ चुका है। और अगर ऐसा हो चुका है तो सदर्न स्टेट जनसंख्या के संदर्भ में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि वहां पर अपेक्षाकृत नंबर ऑफ चाइल्ड्स कम जो है बर्थ ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ चाइल्ड्स बर्थ कम ले रहे हैं तो स्कूल की कम जरूरत पड़ेगी, और स्कूल की कम जरूरत पड़ेगी तो फंड कम मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ राज्य जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनको उसकी सजा क्या मिली? फंड कट की। और कुछ राज्य जो बेहतरीन परफॉर्मेंस पॉपुलेशन के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं उनको उसके लिए क्या किया गया? उसको उनके लिए उनके फंड को बढ़ाया गया। इसको लेके जो सदर्न स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको फंड कट कर रहे हैं, और जो नदर्न स्टेट्स हैं पार्टिकुलरली उत्तर प्रदेश, बिहार, ये राज्य जो बेहतर परफॉर्म डेमोग्राफिक इंडेक्स में नहीं कर रहे हैं, आप उसको जो है गिफ्ट दे रहे हैं, उनके फंड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है जिसको किया गया है। जो दूसरा क्रिटिसिज्म है इसी से जुड़ा हुआ है वो ये है कि 1971 के सेंसस की जगह 2011 के सेंसस को आधार बनाया जा रहा है। तो 2011 के सेंसस में सदर्न स्टेट्स का बेहतर परफॉर्मेंस है और जो उत्तर भारतीय स्टेट है उनका बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है, तो फंड कट वाला एक इशू है। यूपी बिहार खुश हैं, सदर्न स्टेट्स रिलेटिवली थोड़ा इससे नाराज है। तो ये एक विवाद है, ये एक क्रिटिसिज्म है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ मामला है। तो यही है मेन क्रिटिसिज्म इसका, पॉपुलेशन से रिलेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड से रिलेटेड है। ठीक है, आगे मूव करें या कोई और भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी तो कोई नहीं है फिलहाल, मूव कीजिए, आगे बढ़े। जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा आपके सामने टॉपिक है वो है भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ये जो टॉपिक है इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम, ये भी काफी ज्यादा विवाद में रहा है, ये भी कुछ इश्यूज हैं। मैं विवाद पे ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो विवाद पे स्टेटमेंट नहीं बनेगा, जो भी कंक्रीट हुआ है उससे रिलेटेड सवाल बनेंगे।
तो लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउट हो, थोड़ा विवाद पे चर्चा करनी हो तो बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, लगातार पिछले 1 साल से न्यूज में है ये टॉपिक, और इस टॉपिक को बिल्कुल खंगाला गया है, मतलब बेसिक से लेके आज तक खंगाला गया है। एक छोटी सी कहानी को इसके साथ जोड़ के शुरू करते हैं। महालनोबिस मॉडल, ये आपने सुना होगा कि हमारी इकोनॉमी में शुरुआती दौर में एक मॉडल बनाया गया था, उसका नाम था महालनोबिस मॉडल। थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में, बेसिक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ मॉडल है महालनोबिस मॉडल। कभी समय होगा तो चर्चा करेंगे, अभी बस ये शब्दों को ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा बेसिक पे जाइएगा। महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस जो थे, पीएस महालनोबिस, वो भारत में माना जाता है कि स्टैटिस्टिक्स के जनक थे। यानी कि भारत में जो सांख्यिकी विभाग है उसको जो शुरू किया गया था, उसमें महालनोबिस को जो माना जाता है कि उनको श्रेय दिया जाता है। और जब भारत आजाद हुआ था तो महालनोबिस के पास जो स्टैटिस्टिकल माइंड था, वैसा माइंड माना जाता है कि दुनिया में किसी और व्यक्ति के पास नहीं था। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में भी जो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट शुरू किया गया, तो उस स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट को भी जो शुरू करने में जो सुझाव लिए गए थे, उस सुझाव में महत्वपूर्ण भूमिका महालनोबिस की थी। चाइना के जो फर्स्ट प्रीमियर थे, जब वो भारत आए थे, पीएस जो चौहान लाई है 1954-55 में जब भारत आए थे, तो वो कलकत्ता में गए थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, और वो महालनोबिस से मिले थे। और वो उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि जो मीटिंग 15 मिनट चलनी थी, वो मीटिंग 6 घंटे तक चली थी। वो इतना ज्यादा सीखना चाहते थे। चाइना ने भी अपने उस मॉडल को या स्टैटिस्टिकल सिस्टम को भारत के आधार पे किया, लेकिन कम्युनिज्म में डेटा जो है वो लीक नहीं होता है, तो वो थोड़े गलत रास्ते पे चले गए। कोरोना उसका एक रिजल्ट नजर आता है। लेकिन पीएस महालनोबिस जो है वो कहीं ना कहीं भारत में स्टैटिस्टिक्स के जनक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इससे कुछ जो करंट के न्यूज और उससे जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक्स आ रहा था, वो ये है कि भारत में स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत आजादी के बाद से नहीं होती, आजादी से पहले से शुरू होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यानी कि कौटिल्य जो है वो भारत के इकोनॉमिक्स के ऊपर लिख रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र, और उस किताब में उन्होंने कृषि के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर और जो भी आर्थिक गतिविधि है उसके ऊपर डेटा एकत्रित किया उस समय। यानी कि भारत का जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो लगभग ईसा से 300 से 400 वर्ष पूर्व लिखा गया था। उतने समय से भारत लगातार स्टैटिस्टिक्स पे काम कर रहा है। फेन स्वांग का नाम सुना होगा, एक चीनी यात्री था, वो भारत में आया और भारत में आके उसने जो है स्टैटिस्टिक्स पे काम किया। मतलब उसने स्टैटिस्टिकल तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों के परफॉर्मेंस और वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं, योजनाएं क्या बना रहे हैं, घरों का निर्माण कैसे कर रहे हैं, उन सब चीजों पे डेटा इकट्ठा करता है। तो ह्वेन सांग का आप ध्यान रखिएगा कि वो भारत आए थे और उन्होंने एक ऐसा काम किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ध्यान में रखिएगा। अबुल फजल का नाम सुना होगा आपने, मुगल पीरियड में उन्होंने एन ए अकबरी लिखा था। एन ए अकबरी में क्या है, माप प्रणाली है। आज भी हम माप प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं मुगल पीरियड से जुड़ा हुआ है। तो ये 2-3 किताबें हैं जो सांख्यिकी के साथ न्यूज में चली आ रही थी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ह्वेन सांग, और तीसरा अबुल फजल। अब जो आपके सामने टॉपिक है, जो आपके पीटी 365 के मटेरियल में लिखा हुआ है, वो ये है कि अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है कि ये आपका एक मिनिस्ट्री है जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय का काम ही है सांख्यिकी के आंकड़ों को देखना, जारी करना और उसके बारे में लगातार कार्य करना। इसके तहत एक बॉडी काम करती है, उसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ। इस एनएसओ के तहत 2 विभाग हैं, एक है सीएसओ और एक है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 अलग अलग विभाग हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंडिपेंडेंट विभाग था जो फ्री होके, मुक्त होके, ऑटोनोमस तरीके से कार्य करता था और संसद को अपनी रिपोर्टें देता था। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है ना, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, इन सब चीजों का ये अध्ययन करता है। अब अभी हाल ही में जो हुआ है वो ये कि इस सीएसओ को और एनएसएसओ को, इन दोनों को मिला के एक पार्टिकुलर कार्यालय बना दिया गया जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यह ध्यान रखिएगा। यानी कि अब ये दोनों बॉडी इंडिपेंडेंटली नहीं होंगी, अब ये दोनों बॉडी को मिला के एक बॉडी बना दिया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्लियर है? और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अब अपनी रिपोर्ट किसको देगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इसमें कुछ सरकार ने जब ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया तो इसमें कुछ बातें कही
उसमें जो रिकमेंडेशन दिया है कि ये कैसे काम करेगा, तो इसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक द्वारा की जाएगी। अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर नवीन सर्वेक्षण के से संचालन के लिए उत्तरदायी है। मतलब वही है कि इसका एक अध्यक्ष होगा और मतलब महानिदेशक होंगे और वो उस पूरे चीजों को देख रहे होंगे, यानी कि सीएसओ को भी देख रहे होंगे और एनएसएसओ को भी देख रहे होंगे। अब इसका मेन काम क्या होगा? तो मेन काम जितने भी हमारे देश में सर्वेक्षण होते हैं, डेटा एकत्रित किए जाते हैं इकोनॉमी के फील्ड से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए 2-3 एग्जांपल्स पे बात करते हैं। जैसे जीडीपी का आपने नाम सुना होगा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। इन सब आंकड़े को कौन एकत्रित करता है? तो सीएसओ, सेंट्रल सीएसओ, है ना। और जो है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ जो भी आपको सर्वेज हैं उसको कौन करता है? एनएसएसओ। अब इन सबको आपने मिला दिया है तो आप क्या कहेंगे कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पे जो वार्षिक सर्वेक्षण होते हैं इसको कौन कर रहा होगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये 2 पॉइंट है, इसमें कुछ खास समझना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अगला यही है कि वो सारे पॉइंट्स इसी में सेम पॉइंट है। अब पूरे देश भर में अगर वो एनुअल सर्वे कर रहा हो तो ग्रामीण क्षेत्रों का भी करेगा, शहरी क्षेत्रों का भी करेगा, इंडस्ट्रियल वर्कर का भी करेगा, रूरल वर्कर्स का भी करेगा। जीडीपी का साइज देख रहा होगा तो रूरल क्षेत्र में भी देखेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखेगा। फसल को देख रहा होगा, फसल में कौन सी फसल होगी, गेहूं कितना हुआ, धान कितना हुआ, इन सब चीजों के बारे में करेगा। तो इन सब चीजों को कौन देख रहा होगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बस इसमें इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि इसके 4 प्रभाग हैं, 4 डिविजन्स हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। 4 डिविजन्स हैं। डेटा प्रोसेस शुरू से देखते हैं, सर्वे डिजाइन और रिसर्च डिवीजन, ऑपरेशंस डिवीजन, प्रोसेसिंग डिवीजन, डेटा प्रोसेसिंग का डिवीजन और सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। अब इसके टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, ज्यादा नाम से आपको डिजाइन करना, सर्वे के लिए क्वेश्चनर कैसे बनेंगे, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, ये एक डिजाइन उसको करने का एक विभाग होगा। दूसरा ऑपरेशन, सवाल जो बन गए हैं उनको पूछा जाएगा, जमीन पे डेटा को एकत्रित किया जाएगा। जब वो डेटा जमीन से एकत्रित कर लिया जाएगा तो उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसमें जो भी एरर होंगे उसको रिफाइन किया जाएगा, प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद उस प्रोसेस डेटा को आप सर्वेक्षण या सर्वे के माध्यम से बाहर निकालेंगे, मतलब उसको पब्लिश करेंगे। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण विभाग हैं जो एनएसओ के तहत आते हैं। पहले ये जो विभाग थे वो एनएसएसओ के तहत आते थे, तो बस आप इसमें यही ध्यान रखिएगा कि एनएसओ के तहत आते हैं। बस इतना ही है, इस टॉपिक में ज्यादा सवाल नहीं बन सकता है। बनेगा तो एनएसए को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर जो 2-3 स्टेटमेंट्स हैं इससे जुड़ा हुआ महानिदेशक है, ये सारा चीज बस आप इसमें ध्यान रखिएगा। एनएसओ अपनी रिपोर्ट किसको देगा? मंत्रालय को देगा, मंत्रालय को देगा। पहले एनएसएसओ अपनी रिपोर्ट को, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट को संसद को देता था। तो ये यहीं पर विवाद है, इसी को लेकर विवाद है कि सरकार को रिपोर्ट या मंत्रालय को देने का मतलब, सिंपल मतलब है कि सरकार उसको पब्लिश कर भी सकती है, मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। जैसे लास्ट ईयर एनएसएसओ ने जब रिपोर्ट जारी किया था तो 6 महीने तक उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया था, तो उस संदर्भ में एक विवाद बनता है, विवाद का इशू है। बस आपको ध्यान रखना है एनएसओ क्या है, इसमें कुछ ज्यादा सवाल नहीं बन सकता है। बस जो एनी अकबरी ये सारी चीजें न्यूज में है उसको थोड़ा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, बाकी ये सिंपल है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़िए। अगला जो टॉपिक है आपके सामने वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये भी टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद में रहा है, जिसके कारण ये न्यूज में है। तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये विवाद है, ताकि तभी ये थोड़ा सा टॉपिक समझ में भी आएगा हमको। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, अब इसको ऐसे समझिए, इसको एक कहानी की तरह से समझिए कि भारत में जो भी सांख्यिकी के आंकड़े हैं, है ना, वो सांख्यिकी के आंकड़े जो हैं उसमें जो भी जिस तरीके से सर्वे करना है, कौन कौन सा सर्वे करना है, उसकी रिपोर्ट के आधार पे क्या एक्शंस लेने हैं, इन सब चीजों को लेके या इन सब चीजों को यानी कि आंकड़ों को लेके जो पॉलिसी का निर्धारण करना है उसको लेके एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये कमीशन जो है ये ऐसे तो 2000 में इसका रिकमेंडेशन आया था रंगराजन के द्वारा, लेकिन सरकार ने 2001 में रंगराजन कमेटी ने रिपोर्ट दी थी इस आयोग को बनाने को लेके। सरकार 2005 में अमल करती है और 2005 में भारत एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाता है। बस ये ध्यान रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाता है। किसने बनाया? सरकार ने बनाया। यानी कि
जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो बैठे और बैठने के बाद उनको लगा कि हमको एक सांख्यिकी का आयोग बनाना चाहिए, उन्होंने बना दिया। इसका मतलब है कि ये सरकार के द्वारा बनाया गया है, इसके लिए कोई वैधानिक उपाय नहीं किए गए हैं, या संविधान में इसका मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है इसको लीगल बैकअप नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप नहीं है। तो रंगराजन समिति 2005 में बनी, इसने कुछ अनुशंसाएं दी, कुछ रिकमेंडेशंस दिए और उसके आधार पे कुछ रिकमेंडेशंस दिए, उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ आंकड़ों को एकत्रित करना भी शुरू किया। अब जैसे आपके सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, यदि आप डेटा को लंबे समय तक यातना देते हैं तो वह सब कुछ कबूल कर लेगा। तो ये सब कुछ मतलब कुछ भी कबूल कर लेगा, यानी कि डेटा को अगर आप छुपाते हैं, टॉर्चर करते हैं, इंफॉर्मेशन को राइट टाइम पे रिवील नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका मिस रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। चाइना उसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड क्राइसिस के संदर्भ में। तो यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का मानना यह है कि आंकड़ों को फ्री होके बिना किसी दबाव के उसको इंडिपेंडेंटली रखा जाए ताकि हम बेहतरीन तरीके से नीतियां बना सकें, क्योंकि जमीनी हकीकत को समझना है तो हमको ग्राउंड की वो डेटास को एज इट इज हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हम उन डेटा को लेके ऑटोनोमस नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे, तो हमारी नीतियां कारगर नहीं होंगी। तो इस संदर्भ में ये स्टैटिस्टिकल कमीशन बना और ये 2005 से फंक्शन कर रहा है। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि इसको हम लीगल बैकअप दें, एक इसको स्पष्ट रूप से विधायिक रूपरेखा दें, है ना। तो इस संदर्भ में ये स्टैटिस्टिकल कमीशन न्यूज में है और यहाँ पर जो एक रिकमेंडेशन आया है नेशनल स्टैटिस्टिकल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को बनाने के लिए, उसमें आयोग की संरचना को बताया गया कि एक अंशकालिक अध्यक्ष होंगे, 4 अंशकालिक सदस्य होंगे, इसके अलावा कुछ कुछ है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, अंशकालिक अध्यक्ष, 4 अंशकालिक सदस्य, ये सारे अंशकालिक हैं। 2005 में रिकमेंडेशन था, मतलब जो बना था उसमें सारे ये अंशकालिक सदस्य थे। अब जो ये कमीशन है जिसको हम विधायी रूपरेखा देना चाहते हैं, हम इसको अंशकालिक की जगह पूर्ण रूप से हम इसको देना चाहते हैं, मतलब पूर्ण रूप से एक अध्यक्ष काम करेंगे और पूर्ण रूप से इसके जो है सदस्य होंगे जो लगातार जो है स्टैटिस्टिक्स को लेके बेहतरीन रणनीति बनाते रहे। जैसे अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ऐसा समझिए कि हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे जिसको हम कोर स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे सरकार नीतियां बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। जैसे जीडीपी, ग्रोथ रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, साल दर साल भारत की अर्थव्यवस्था का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो एक पैरामीटर है कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, स्टैग्नेंट है या डिक्लाइन कर रही है। उसके बेसिस पे हम एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी राजकोषीय नीति का निर्माण करते हैं। रोजगार किन किन सेक्टर्स में है, कहाँ कहाँ क्या क्या चुनौती है, वो कहीं ना कहीं सरकार को एक रास्ता देती है। औद्योगिक नीति या उद्योग धंधे कैसे हैं, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्रीज के, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि कोर स्टैटिस्टिक्स है। इन कोर स्टैटिस्टिक्स को समय समय पे पब्लिश करना, इनका प्रोसेस ठीक हो, इनमें जो क्वेश्चनर बनाए जा रहे हैं वो रणनीति बेहतरीन हो, इन सब चीजों को लेकर लगातार पॉलिसीज का निर्माण करने का काम नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का है। अब यहाँ पर मैंने कहा आपको कि ये कमीशन बनाया गया है और 2019 में ये कमीशन बनाया गया है। इसका रिकमेंडेशन अभी आया नहीं, मतलब ये अभी ड्राफ्ट के स्टेज पे, इसके रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने ये 2019 का ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन या जो एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है उसको लेके जो ड्राफ्ट बिल बनाया गया है उसमें ये कुछ रिकमेंडेशन या सुझाव है। इन सुझावों पे यूपीएससी सवाल बना सकता है। सवाल क्या बनेगा कि हाल ही में जो ड्राफ्ट बिल आया है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर जो सुझाव आया है वो क्या है कि कितने मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन होगा और 8 मेंबर होंगे। और अभी हम लोगों ने पीछे की स्लाइड में क्या देखा, 2005 में जो बना था उसमें क्या था, एक अध्यक्ष थे और 4 में उसके सदस्य थे, बाकी उसमें अंशकालिक जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर, यानी कि 2005 में जो रंगराजन समिति ने सिफारिशें की थी उसमें ये था प्रावधान कि आयोग की संरचना क्या होगी, तो इतने मेंबर्स होंगे। इसी चीज को बेहतरीन करने के लिए 2011 में भी एक कमेटी बनाई गई इसे आयोग में रिफॉर्म लाने के लिए, उसका नाम था एनआर माधवन मेनन कमेटी। 2011 में ये बनी थी।
अब ये लैप्स कर गई है, ये आज के समय में नहीं है। हमारे सामने क्या है? हमारे सामने केवल ये है। मैंने कंपैरिजन के लिए दोनों पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि पहले क्या दिया गया, क्या अनुशंसाएं की गई थी जो माना नहीं गया था, और अभी क्या अनुशंसाएं की गई। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पक्ष है। तो आप इस वाले पॉइंट को ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर की अनुशंसा की गई है। ये चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं उनका पीरियड क्या होगा? तो उनका पीरियड है 3 साल का, है ना, और 2 ईयर का बार है ऑन फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी इसके मेंबर बनेंगे अगले दो सालों तक उनको किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट के सर्विसेज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? ताकि ये फ्री होके, इंडिपेंडेंट होके नीतियों का निर्माण कर सके। अब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक जो और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनको ये पावर दिया गया है कि जो भी आंकड़े को लेके जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं वो इंक्वायरी कर सकते हैं, सेंसर कर सकते हैं। पब्लिक ऑफिशियल एजेंसीज जो भी उस सांख्यिकी के वर्क में है, अगर वो बेहतरीन काम नहीं कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है, उनको वहां से हटाने का सुझाव दे सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं जो ध्यान में रखना है आपको। अभी बिल के स्टेज में है, अभी ये कानून नहीं बना है, तो अभी लगातार इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूज बनता रहेगा। तो आप बस ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। और जो एक पॉइंट और आप कह सकते हैं वो ये है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो है वो एनुअल रिपोर्ट बनाए, स्पेशल रिपोर्ट बनाए अलग अलग मुद्दों के ऊपर। जो भी सुझाव इस आयोग के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे रोजगार को लेके या जीडीपी को लेके, तो उसके ऊपर संसद के द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट क्रिएट किया जाए और उसको संसद पे रखा जाए, ताकि उसके ऊपर एक वाइडर डिबेट और डिस्कशन हो पाए, ताकि हम फ्री होके अपने डेटा को ऑटोनोमस तरीके से मैनेज कर पाए, जो कि कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रणनीति को बनाने में मदद करेगा। तो ये आपका स्टैटिस्टिकल कमीशन से जुड़ा हुआ न्यूज था। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सेंसस से जुड़ा हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, इसको कहते हैं इकोनॉमिक सेंसस। आर्थिक जनगणना 2019 ये किसके द्वारा कराया गया है? सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा कराया गया है ना। इसमें बस ये एक फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस ये है कि हमारे देश में जो भी आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उन आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा बनाया जाए। क्यों ना हम सब चीजों को एक डेटाबेस बनाएं कि कहां कहां पर किस किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, ताकि एक बेहतर समझदारी बने कि भारत में किन किन प्रकार के उद्योग धंधे और एक्टिविटीज या आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं। तो इसमें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल बनता है, एक टाइमलाइन पे सवाल बनता है कि क्या देश में आजादी के समय से ही आर्थिक जनगणना हो रही है? तो स्टेटमेंट गलत है। या पहले पंचवर्षीय योजना से हो रही है? स्टेटमेंट गलत होगा। पहला आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक जनगणना जो है वो 1977 में हुआ है पहला, और अभी जो हुआ है ये 7वां आर्थिक जनगणना है 2019 में। तो इसके कुछ मूल बातों को देख लेते हैं। कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ही कराया जाता है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है वो चाहता था कि हम इस पूरे के पूरे डेटा को डिजिटाइज करें या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ें, और राइट फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से ही हम इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल फॉर्मेट में हम करें। तो टैबलेट के माध्यम से सारा डेटा इकट्ठा किया गया है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये सुविधाएं जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को दी है। इसका मतलब है कि इस जनगणना को कराने में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी सहभागिता निभाई है। लेकिन प्राइमरी मंत्रालय कौन है जो ये ऐसा सेंसस या सर्वेक्षण या जनगणना कराता है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अभी तक ऐसे 7 आर्थिक जनगणना हुए हैं। हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो आर्थिक जनगणना हुई है उसमें ये जो 2019 का 7वां आर्थिक जनगणना है, ये पहला ऐसा आर्थिक जनगणना है जिसमें राइट फ्रॉम बिगनिंग, मतलब डेटा एकत्रित करने से लेके डेटा का जो भी प्रोसेसिंग है ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। यानी कि इससे पहले जितने भी आर्थिक जनगणना कराए गए हैं
उसमें एंड टू एंड डिजिटाइजेशन का प्रावधान नहीं था। तो अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि इससे पहले भी जो आर्थिक जनगणनाएं कराई गई हैं उनका एंड टू एंड डिजिटाइजेशन किया गया है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट टाइम एंड टू एंड मतलब राइट फ्रॉम शुरू से लेके अंत तक उसको डिजिटल नेटवर्क या प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। एक और है, ये कृषि और गैर कृषि दोनों ही कार्यों के लिए आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। का सवाल बनता है तो बहुत ही सिंपल सवाल बनेगा, इकोनॉमिक सेंसस यही पूछेगा पहला कब हुआ था, या पहला आजादी के समय से पंचवर्षीय योजना से हो, ऐसा होगा तो आपको उसको एलिमिनेट करना है। इस बार MOSFI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें भूमिका निभा रहा है। एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हुआ है, कृषि और गैर कृषि कार्यों सबके लिए ऐसा सेंसस कराया जाता है। बस नहीं, इस टॉपिक के अंदर इसका बस महत्व ये है कि ये आधार बनाता है कि हमको एक समझ में आता है कि देश में कितने सारे फर्म्स काम कर रहे हैं, कितने सारी संस्थाएं काम कर रही हैं और किन किन आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। तो ये इसका एक मेजर पर्पस है जो आगे चल के नीतियां बनाने में निर्धारण करता है। ये ओवरऑल इस टॉपिक का क्रक्स है, सारांश है। कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ तो पूछ लीजिए। नहीं सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है टॉपिक। यस सर। अब हम टैक्सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। टैक्स या कर कह सकते हैं। कर दो प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी। कल की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे जीएसटी के बारे में। और दूसरा जो है प्रत्यक्ष कर जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। 2017 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कुछ को छोड़ के कल चर्चा करेंगे, उन सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ के एक टैक्स बनाया जिसका नाम है जीएसटी। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके सरकार ने एक बड़ा रिफॉर्म 2017 में किया है। ऐसा ही हम डायरेक्ट टैक्सेस को लेके भी कर सकते हैं या प्रत्यक्ष करों को लेके भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर का मतलब जैसे कोई एक इंडिविजुअल है वो इनकम टैक्स देखता है तो उसको इनकम टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहेंगे। ये सब क्या है, प्रत्यक्ष कर के एग्जांपल्स है। तो यहां पर जिस तरीके से जीएसटी का रिफॉर्म 2017 में किया गया, यानी कि अप्रत्यक्ष करों का रिफॉर्म किया गया है, सरकार चाहती है वैसा ही कुछ रिफॉर्म्स हम प्रत्यक्ष करों के लिए भी करें और उसका नाम दिया गया है प्रत्यक्ष कर संहिता, डायरेक्ट टैक्स कोड। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि भारत में जो प्रत्यक्ष कर को लेके जो कानून है वो है 1961 का इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट, अब इमेजिन करिए कि जब भी कोई देश टैक्स लगाता है ना, कर लगाता है, तो कर जो है वो समय और स्थान से मुक्त नहीं हो सकता है। यानी कि उस समय पे जो भी आर्थिक गतिविधियां चल रही होंगी, है ना, स्पेस में यानी कि क्षेत्र में जो भी चल रही होंगी और उस टाइम में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही होंगी उसको ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया गया जिसका नाम है 1961 का इनकम टैक्स एक्ट। अब अगर हम आज 2019 और 20 में हैं या 2020 में हैं तो इमेजिन करिए कि आज बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियां, जिसको हम उस समय इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे एडवर्टीजमेंट। अगर हम एडवर्टीजमेंट को देखें तो पहले एडवर्टीजमेंट का माध्यम क्या था, प्रिंट मीडिया, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। आज के समय में जो है वो एडवर्टीजमेंट का एक मेजर माध्यम है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स। तो इसका मतलब है कि एक नए प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ है जिसके बारे में चर्चा 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में नहीं थी। तो हमको समय की जरूरतों के हिसाब से जो नए नए प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं या शुरू हुई हैं, वैसी गतिविधियों के लिए हमको टैक्स को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके बहुत सारी और इश्यूज हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रत्यक्ष कर संहिता या डायरेक्ट टैक्स कोड की बात है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि 1961 का हमारा इनकम टैक्स एक्ट है जो उस समय के समय और स्थान को ध्यान में रखते हैं, मतलब उस समय भारत की जो स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए हमारे टैक्स स्ट्रक्चर एक बनाया। पिछले 50-60 सालों में जो नए परिवर्तन हुए हैं खास करके वैश्वीकरण के कारण, उसमें नए नए प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको एक नया मॉडल बनाने का जरूरत है जो आज के समय आज की जरूरतों को पूरा कर सके। उस संदर्भ में एक डायरेक्ट टैक्स कोड की चर्चा है। अब यहाँ पर 2-3 इश्यूज को समझिए, फिर ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अभी डायरेक्ट टैक्स कोड होना चाहिए, इसको लेके कुछ खास है नहीं सुझाव, बस 2-3 चीजों को देखते हैं। जैसे देखिए आपके सामने एक यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया हुआ है,
ये सारे आंकड़े आपके सामने रखे हुए हैं। अगर हम इस टॉपिक को देखें, यहां पर इस आंकड़े को देखें, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स को बताता है। कॉर्पोरेट टैक्सेस मतलब जिस भी देश में जो कॉर्पोरेट हाउसेज, जो इंडस्ट्रीज या जो भी कॉर्पोरेट हाउसेज काम कर रहे हैं वो कितना टैक्स देते हैं। ब्राजील में ये आंकड़ा लगभग 34% का है। ऐसे करके अलग अलग देशों का है। भारत का ये आंकड़ा देखिए लगभग 25% का है। चाइना में देखिए कितना है, 25% का है। अगर हम यूएसए को देखें तो यूएसए का 27% है। अभी हाल ही में यूएस ने अपने कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम करके 21% पे ले आया है। यानी कि आज के समय में दुनिया भर के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको मालूम है कि अमेरिका में अपेक्षाकृत कम टैक्स है और भारत में अपेक्षाकृत 25% का टैक्स रेट है कॉर्पोरेट हाउसेस के ऊपर या कॉर्पोरेट टैक्सेस के ऊपर। तो ये सोचिए कि पूरी दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके लिए अब अट्रैक्टिव मार्केट निवेश का कौन सा होगा, यूएस के बाजार होंगे। भारत अपेक्षाकृत ज्यादा टैक्स इंपोज कर रहा है। तो इस संदर्भ में हमको समय समय पे जो दुनिया भर में टैक्स रेट हैं, अगर हम वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो पूरी दुनिया किस प्रकार से टैक्स इंपोज कर रही है उसको ध्यान में रख के हमको समय समय पर बदलाव करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस वैश्वीकरण के जो एक दौर है उस दौर में भारत अग्रणी भूमिका में नहीं निभा सकता है, अपने आर्थिक हितों को बेहतर तरीके से नहीं साध सकता है। तो हमको जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको बेहतरीन तरीके से साधना है। उस संदर्भ में हमको डायरेक्ट टैक्स कोड पे विचार करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ऐसे ही एक और बात समझिए कि अभी हाल ही में मतलब 2011-12 में वोडाफोन के ऊपर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, वोडाफोन के टैक्स के ऊपर, जिसपे हमने माना कि वोडाफोन क्या कर रहा है, टैक्स का इवेजन कर रहा है। यानी कि हमारे 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो कमियां थी उन कमियों का वो इस्तेमाल कर रहा था टैक्स नहीं पे करने के लिए। और बाद में जब इस आंकड़े को सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो ये आंकड़ा 37,000 करोड़ के आसपास का था। यानी कि वोडाफोन ने अलग अलग तरीके से, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसने हमारे इनकम टैक्स की कमियों को जो है उसने उस कमियों का इस्तेमाल किया और भारत को लगभग 35 से 37,000 करोड़ के आसपास का टैक्स नहीं पे किया। बाद में सरकार ने उसके ऊपर कुछ कानून बनाए और कुछ कड़े कानून बनाए और कहा कि टैक्स जो है हम पीछे से लागू करेंगे। मतलब टैक्स का जो रेट है, जो कमियां थी इनकम टैक्स एक्ट का, उसको हम पीछे से लागू करेंगे। यानी जो आज नियम नहीं भी है उसका नियम बनाएंगे और वो पीछे के समय से लागू होगा। इसके लिए कॉर्पोरेट हाउसेस ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम है कर आतंकवाद या टैक्स टेररिज्म। यानी कि सरकार जो है वो टैक्स का भय हमको दिखा रही है। ऐसी चीजें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के सेंटिमेंट को कमजोर करती हैं। लोगों को लगेगा या कॉर्पोरेट हाउसेस को लगेगा कि भारत कभी भी नियमों में बदलाव करके हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज कर सकता है और पीछे से भी ऐसा किया जा सकता है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो कमजोर करता है। तो हमको एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो रैशनल हो और जिसमें वीकनेसेस या कमजोरियां नहीं हो। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी मार्च 14, जब अभी ये क्राइसिस चल रहा था या लॉकडाउन का फेज शुरू होने वाला था, उससे उसी समय इमीडिएटली मार्च 14 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम। यानी कि हम बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस के ऊपर हमारा विवाद है कि ये सही टैक्स नहीं पे कर रही हैं, तो हमने उनको जो है कोर्ट में लेके गए और कहा कि ये टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है बीच का रास्ता निकालना चाहती है। क्यों? ताकि जो टैक्स लिटिगेशन है, टैक्स से रिलेटेड जो विवाद है वो कम हो और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स बेहतरीन हो। तो सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि जो टैक्स सरकार ने इंपोज किया वो ठीक नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं इसकी जगह कोई और बेहतर रास्ता है, तो दोनों जो है एक मध्यम मार्ग से होते हुए उस टैक्स को पे करेंगे। या कोर्ट के निर्णय के आने के बाद भी जो 4-5 साल खिंचता है उसके बाद भी जो टैक्स पे किया गया है उसके साथ उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि आप टैक्स पे कर दीजिए, इंटरेस्ट पे मत करिए। किस लिए? इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बेहतर करने के लिए। और उसका नाम क्या दिया गया? विवाद से विश्वास स्कीम। इसका मतलब है कि जो सरकार ऐसे पीसमील अप्रोच के साथ छोटे छोटे कार्य कर रही है उसको हमको संरचनात्मक तरीके से, स्ट्रक्चरल तरीके से जो कमियां हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसमें हमको बेहतर तरीके से काम करना है। जैसे इस बार का जो बजट है उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स एक्ट को रैशनलाइज किया गया है। जैसे हमारे यहाँ जो एक महत्वपूर्ण इशू है वो क्या है, उसमें है टैक्स का एग्जेम्पशन।
जो इनकम टैक्स पेयर है वो अपने इनकम टैक्स में कुछ छूट प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर उसने 3 साल से ज्यादा के लिए कुछ निवेश किया है तो उतने पैसे में सरकार टैक्स माफ कर देती है। तो बहुत सारे LIC में हमने कुछ इन्वेस्ट किया है, बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्ट किया है, हमने कोई घर खरीदा है, उसके लिए हाउसिंग लोन जा रहा है, तो सरकार उतने पैसे पे, एक लिमिट है 2-2.5 लाख का, उतने पैसे पे सरकार जो है टैक्स का एग्जेम्पशन या छूट देती है। तो इसका मतलब है कि इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे एग्जेम्पशंस भी सरकार देती है। तो इस बार जो बजट है उस बजट में 2 प्रकार से इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है, एक एग्जेम्पशन वाला और एक विदाउट एग्जेम्पशन वाला। जैसे 2-2.5 लाख, अगर मान लीजिए कि कोई एग्जेम्पशन नहीं चाहता है तो 2.5 लाख के ऊपर नील टैक्स है, 2 से 2.5 लाख के ऊपर 5%, ऐसे करके स्लैब्स बनाए गए हैं। और यहाँ पर न्यू टैक्स स्लैब बनाए गए हैं जिनको एग्जेम्पशंस चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के स्लैब्स बनाए गए। ये फिर उसी बात को बता रहा है कि इसी बात को इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार डायरेक्ट टैक्स प्रणाली या प्रत्यक्ष कर प्रणाली के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे करके अलग अलग जो हम अलग अलग समय पे उसका निपटारा कर रहे हैं, तो उसके लिए क्यों ना हम एक साथ सारे टैक्सेस से रिलेटेड विवादों को, जो इश्यूज या चैलेंजेस हमने देखा है, उन सब की पैकेजिंग कर दें और उन सबको मिला के एक टैक्स कोड बना दें जिसका नाम रखें डायरेक्ट टैक्स कोड। तो ये न्यूज में है, इससे जुड़ा हुआ पीटी का सवाल ज्यादा नहीं बन सकता है। बस ये इस संदर्भ में हो सकता है कि हाल के समय टैक्स रिफॉर्म्स को लेके सरकार ने क्या किया है। तो एक रिफॉर्म तो 25% कॉर्पोरेट टैक्सेस में कम किया है, विवाद से विश्वास स्कीम किया है, एग्जेम्पशंस जो है बहुत प्रकार की जो इनकम टैक्स छूट है उसको लेके इस बजट के अंदर 2 प्रकार से प्रावधान किया गया है कि जो भी इनकम टैक्स पेयर है वो टैक्स में छूट चाहता है तो वो एक दूसरे स्लैब में आएगा, ये वाले स्लैब में आएगा, और अगर वो टैक्स में छूट नहीं चाहता है ना, तो उसके लिए एक अलग स्कीम है। तो ऐसे करके 2 प्रकार से किया गया है। धीरे धीरे सरकार उस एग्जेम्पशंस को खत्म करेगी, एक को हटाएगी और दूसरी की तरफ बढ़ेगी। तो ये धीरे धीरे करके हमने कुछ कुछ इसमें हाल ही में निर्णय लिए हैं, लेकिन हमको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका पैकेजिंग करके एक बेहतरीन तरीके से कोड बनाने की जरूरत है जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड। अब ये भारत में नहीं है, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस को लेके अभी तक हमने रिफॉर्म नहीं किए। जो भी रिफॉर्म किए हैं वो पीस मिल है, एक एक चीजों के लिए हम रिफॉर्म कर रहे हैं। इसमें एक ओवरऑल रिफॉर्म की जरूरत है। ये एक ओवरऑल टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर एक AGR का इश्यू आया था, वो AGR क्या है उसके बारे में बता सकते हैं? एक बार आप पूछिएगा। AGR का जो इश्यू आया था सर, AGR मतलब क्या? एनुअल ग्रोथ रेट ऐसे कुछ करके आया था सर, एनुअल ग्रोथ रिटर्न, पता नहीं कोई टैक्स था ये शायद, इस वोडाफोन के लिए लोग को लेकर जो इश्यू चला था। वो पुराना है, वो बहुत पुराना है, जो 2011-12 का था ना, हम इसलिए उसमें नहीं जाना चाहते हैं। वो विवाद मतलब वो विवाद यहाँ काम नहीं आएगा। देखिए वो वोडाफोन का विवाद क्या था, वो वोडाफोन का विवाद कहीं ना कहीं SR के विवाद से जुड़ा हुआ है। SR एक कंपनी हमारे देश में ऑपरेट करती थी, हांगकांग बेस्ड कंपनी थी, और वोडाफोन जो है वो UK बेस्ड कंपनी थी। तो इन दोनों के बीच में शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ था, और इन जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था ये रजिस्टर्ड कंपनी केमन आइलैंड्स की थी। तो वो वाला नहीं, एक्चुअली AGR ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू था जो हम उसी की बात, ये अभी वोडाफोन वाला, हाँ जो अभी जो रिसेंट में चर्चा में था। अच्छा ये अभी वाला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब यही है कि जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ था ना, जो एलोकेशन सरकार के द्वारा किया गया था वोडाफोन को, एयरटेल्स को, तो स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए जो पैसे इनको सरकार को देने थे, तो जब भी स्पेक्ट्रम का आवंटन होता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई एक काम शुरू करना है, तो सरकार ने आपको जब स्पेक्ट्रम का आवंटन किया, स्पेक्ट्रम का मतलब बैंडविड्थ है, उसी बैंडविड्थ के ऊपर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं वो उसका इस्तेमाल करती हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाती हैं। तो जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन सरकार के द्वारा किया जाता है उसका 1% वो डाउन पेमेंट करती हैं और बाकी इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट सरकार को करती रहती है। जैसे बढ़ता रहता है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे स्पेक्ट्रम का पेमेंट करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो है वोडाफोन कंपनीज और एयरटेल कंपनीज, इन दोनों कंपनियों ने सरकार को जो स्पेक्ट्रम का पेमेंट समय समय पे करना था वो नहीं किया। उसका कारण इन्होंने ये बताया कि हमारा जो रेवेन्यू और राजस्व है वो इतना नहीं हो पाया कि उससे हम प्रॉफिट एक
का एक शेयर आपके उस स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए कर पाए। इसका नाम रखा गया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। जो आपका ग्रॉस राजस्व है उसमें इस सारे खर्चों को निकाल के भी हम इतना पैसा नहीं बचा पा रहे जिससे हम उसका पेमेंट कर पाए। इसका मतलब है कि लगातार एयरटेल और वोडाफोन के द्वारा जो भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जाना था, है ना, स्पेक्ट्रम का, उन्होंने लगातार उस पेमेंट को नहीं दिया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये नंबर बढ़ता रहा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट या जो उसके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट था वो भी बढ़ता रहा, वो भी उन्होंने सरकार को पे नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा क्योंकि स्पेक्ट्रम का कॉस्ट इतना बिडिंग में निकला था। ये इसका विवाद है। तो ये ऐसे विवाद जो है वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कमजोर करते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कोड के माध्यम से हम समय सीमा तय कर सकते हैं, किस तरीके से इनका निपटारण होना चाहिए, उसको लेके हम एक बेहतरीन रणनीति बना सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को या फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे जो आ रहे हैं उसको हम बेहतर तरीके से साध सकते हैं। ये आपका एजीआर का विवाद था। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आज हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। कल कुछ और टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स कोड को लगभग समझ लिया है। आगे भी इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उसको चर्चा करेंगे। कल जो हमारा टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें से एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर, और उसमें से एक टॉपिक है जीएसटी। ऐसे जीएसटी के ऊपर काफी बार सवाल आ गया है, लेकिन फिर भी हम इसको तैयार करेंगे कि लगातार अभी इश्यूज इसमें है। तो कल हम लोग अप्रत्यक्ष कर, जिसके में जीएसटी के ऊपर फोकस करेंगे। इसके अलावा एक और जो टॉपिक है जो राजकोषीय नीति में बचा हुआ है हमारा, वो विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। इन दो टॉपिक्स के बाद हम बैंकिंग और मौद्रिक नीति में कल जाएंगे। तो कल आप लोग थोड़ा बेसिक्स जो है वो बैंकिंग और मौद्रिक नीति का बेसिक्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि जो है क्लास को और भी प्रभावी तरीके से आप लोग समझ सकें। तो कल की क्लास में हमारा टारगेट ये रहेगा कि बैंकिंग और मौद्रिक नीति से रिलेटेड जो भी 8365 के हमारे अंदर टॉपिक्स कवर किए, उन टॉपिक्स को हम बेहतरीन तरीके से कवर करें।